हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लो। एक पतला दुबला लड़का आंखों पर चश्मा लगाए जल्दी से अभय के पास जाकर अभय हाथों से उसका लैपटॉप लेकर बोला, सर मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट रोहित हूँ। अभय रोहित को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर बोला, मेरा आज का सारा शेड्यूल मेरे केबिन में होना चाहिए। ऑक्सर दिस वे, रोहित अपनी लेफ्ट साइड इशारा करके बोला। अभय अपने ऑफिस को देखकर बहुत इम्प्रेस होता है। लेटेस्ट डिजाइन, बेस्ट ब्लैक एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन ऑफिस को एक एंटीक लुक दे रहा था। अपने ऑफिस को देख अभय के मुंह से वाव निकल जाता है। अभय अपनी चेयर बैठ अपनी फाइल चेक करने लगता है। थोड़ी देर बाद अभय रोहित से बोलकर सभी डिपार्टमेंट के हेड को मीटिंग रूम में इकट्ठा होने के लिए बोलता है। मिस्टर बाजवा आकर अभय के ऑफिस डोर नॉक करते हैं। अभय अपने लैपटॉप में देखकर बोला, कम इन। मिस्टर बाजवा अंदर आकर अभय को बड़ी शिद्दत से काम करते हुए देखते हैं तो उन्हें अपने फैसले पर प्राउड फील होता है। पापा आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाए, और अगली बार से आपको डोर नॉक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा अंदर आ सकते हैं, अभय अपने लैपटॉप पर काम करते हुए बोला। मिस्टर बाजवा हल्की मुस्कान के साथ बोले, आज कॉलेज में क्या हुआ था? अभय मिस्टर बाजवा को अपनी तिरछी नजरों से देखता है, फिर से काम में बिजी होकर अभय मिस्टर बाजवा से बोला, एक जंगली कुत्ते से भिड़ंत हो गई थी, बस उसका मुंह बंद करके आया हूँ। मिस्टर बाजवा के समझ में कुछ नहीं आता है। मतलब? अभय मिस्टर बाजवा को सारी बात बता देता है। मिस्टर बाजवा गुस्से से उठकर बोले, तुम उस आदमी से दूर रहोगे, अपने काम से काम रखोगे, मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता, समझे तुम? ये सुनकर अभय मिस्टर बाजवा को देखता है। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अभय अपनी चेयर से उठ उनको गले लगा कर बोला, जिसके पिता एक शेर हो उसे जंगल के अन्य जानवरों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर बाजवा अभय की बात सुनकर मुस्कुरा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। मिस्टर बाजवा ने एक बार भी अभय से नहीं पूछा कि अभय ने इतने सारे पैसों का क्या किया। उन्हें ब्लाइंड ट्रस्ट अपने बेटे के ऊपर था। वह बेटा ही कैसा जो अपने पिता की तकलीफ और डर को ना समझ सके। अभय मिस्टर बाजवा की परेशानी अच्छे से समझ सकता था, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आई, मिस्टर बाजवा ने सैम से दूर रहने को क्यों कहा? बिजनेस है तो राइवल्स भी होंगे। मैं उस चढ़ तक पहुंच जाऊंगा पापा जिसका डर आपको है, अभय अपने मन में बोला। अभय रोहित को बुलाकर उसके फोन में कुछ डाटा ट्रांसफर कर बोला, इसकी जन्मपत्री निकालनी है और पूरे दिन का शेड्यूल। रोहित हैरान होकर अभय को देखता है और अपने मन में बोला, बॉस मैं PA हूँ, कोई CID का दया नहीं जो इसकी जन्मपत्री निकाल कर लाओ। माना कि सर थोड़े डिफरेंट है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर मुझसे जासूसी करवाएंगे। रोहित के विचारों को फुल स्टॉप लगाते हुए एक आवाज रोहित के कानों में आती है, तुम इसके लिए किसी को हायर भी कर सकते हो, हमारी कंपनी की सिक्योरिटी का भी यूज कर सकते हो, तुम्हें खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे अंडर ये सारी चीजें एकदम प्रोफेशनल तरीके से होनी चाहिए, बिना किसी को भनक लगे। अभय अपने लैपी पर काम करते हुए बोला। अभय की बात सुनकर रोहित की जान में जान आ जाती है। चलो बच गए, नए बॉस इतने खड़ूस भी नहीं है। खड़ूस नहीं हूं तो बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अभय रोहित को बिना देखे बोला। ओके सर, सॉरी सर, बोलकर रोहित वहां से चला जाता है। काम करते करते अभय की उंगलियां एकदम से रुक जाती है और उसे गीत की याद सताने लगती है। उफ, गीत बेबी मिस यू बैडली, आई विल टेक रिवेंज एट नाइट, यू जस्ट वेट एंड वॉच, अभय अपनी रूड वॉइस में बोला। दूसरी तरफ गीत और सिया अपनी क्लास में एनिमल बिहेवियर के बारे में पढ़ रहे थे। गीत का पूरा ध्यान क्लास पर था, वो सारी चीजें अपनी नोटबुक में लिखती भी जा रही थी ताकि बाद में उसके दिमाग से कोई भी पॉइंट आउट हुआ तो उसे इन नोट्स से हेल्प मिलेगी। वहीं सिया बस कॉपी करने में बिजी थी। प्रोफेसर सिया को नोटिस कर लेते हैं लेकिन सिया से कुछ बोलते नहीं है। सिया कुछ गलत कॉपी कर लेती है तो गीत उसे दोबारा लिखने के लिए बोलती है। गीत का बोलना जैसे प्रोफेसर का ईगो हट करने का काम कर गया। प्रोफेसर गीत को चौक उठाकर मरते हैं। ये थे मिस्टर खुराना। खुराना सर गीत को खड़ा करके बोल, तुम न्यू एडमिशन हो? जी सर, गीत अपना सिर झुकाकर बोली। और न्यू एडमिशन हो, जब ही पढ़ने से ज्यादा बात करने में इंटरेस्ट है, अभी के अभी मेरी क्लास से बाहर जाओ, खुराना सर दरवाजे की तरफ इशारा करके बोले। लेकिन सर मेरा पूरा ध्यान तो सिर्फ क्लास पर ही है, आप चाहे तो मुझसे पूछ सकते हैं, गीत खुराना सर की बात का जवाब देकर बोली।
ओ तो तुम मैनरलेस भी हो, अपने बड़ों से और गुरुजनों से कैसे बात करनी है तो मैं ये भी नहीं पता, खुराना सर गीत पर भड़कते हुए बोले। गीत आगे कुछ बोलती उससे पहले ही सिया उसका हाथ बोलने से मना कर देती है। सिया को समझ आ चुका था कि खुराना सर गीत से किसी बात पर खुन्नस निकाल रहे हैं, लेकिन वह बात क्या हो सकती है दोनों में से किसी को नहीं पता। गेट आउट फ्रॉम माई क्लास, खुराना सर लगभग चीखते हुए बोले। गीत बिना कुछ बोला अपना बैग लेकर बाहर चली जाती है। गीत खुद में बड़बड़ कर बोली, आज का दिन सच में बहुत खराब है। सुबह सुबह वॉशरूम का नाटक, अब ये प्रोफेसर अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। पूरी क्लास में सिर्फ मैं ही मिली थी, इनको क्लास में और भी बच्चे थे जो बातें कर रहे थे। सिर ने उन्हें तो कुछ नहीं कहा, मेरे पीछे ही हाथ धोकर पड़ गए। गीत जाकर कॉलेज ग्राउंड में बैठ जाती है, अभी अभी लिखे नोट को पढ़ने लगती है। गीत पूरे कंसंट्रेशन के साथ और नोट्स को पढ़ने में बिजी हो जाती है, उसे वक्त का ख्याल ही नहीं रहता। थोड़ी देर बाद गीत को अपने आसपास कुछ अजीब जीव जंतु की आवाज सुनाई देने लगती है। गीत अपनी आंखें उठाकर देती है तो उसके सामने बहुत सारे पक्षी बैठकर उसे ही घूर कर देख रहे थे, साथ में छोटी छोटी गिलहरियां गीत के आसपास मंडरा रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे गीत इन पंछियों की सरदारनी हो। आसपास से गुजर रहे स्टूडेंट और टीचर्स में गीत को ऐसे देखकर हैरान हो रहे थे। वहाँ पक्षियों में बहुत ही रेयर प्रजातियां भी थी और उनके रंग रूप बहुत ही आकर्षित थे। पक्षियों के साथ साथ वहाँ छोटे छोटे जंगली जानवर भी थे, उनमें से कोई भी एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचा रहा था। गीत अपनी बुक में पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्या बड़बड़ाने लगी थी, उसे खुद भी होश नहीं था। गीत अपने पढ़ने में बिजी थी, एक बहुत ही विशाल ब्लैक कोबरा गीत के नजदीक आने लगता है। गीत का ध्यान उन सब पर नहीं था। सिया की क्लास खत्म हो चुकी थी, वह गीत को ढूंढते हुए गार्डन में आ जाती है। जब वहां का नजारा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। What the hell going on? सिया के मुंह से निकला। गीत के आसपास बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर्स घेरा बनाकर गर्दन के बाहर ही खड़े हो गए थे, उनमें से कोई भी गीत से कुछ भी नहीं बोल रहा था। वह सभी के सभी गीत को ऐसे देख रहे थे जैसे गीत ने सबको हिप्नोटाइज किया हुआ है। कोई भी सांस लेने के अलावा कुछ भी काम नहीं कर रहा था। ब्लैक कोबरा आकर गीत के बदन से लिप जाता है और उसकी तरफ फन करके लहराने लगता है। सिया ये देखकर खामोश खड़ी थी, लेकिन उसका एकदम से ही उसे होश आता है कि गीत के ऊपर एक बहुत ही जहरीला काला सांप लिपटा हुआ है। अगर उसने गीत को काट लिया तो उसकी जान भी जा सकती है। सिया एकदम से चिल्लाती है, गीत। सिया की आवाज सुनकर सारे पक्षी उड़ जाते हैं और सभी छोटे छोटे जंगली जानवर भी भाग जाते हैं। ब्लैक कोबरा भी वहां से बिना कुछ किए चला जाता है, लेकिन गीत अभी भी पढ़ने में बिजी थी। सिया को अब गुस्सा आ जाता है। अपनी कमर पर हाथ रख सिया अपने पैर घिसते हुए गीत के पास पहुंचती है। अपने हाथ में लगे पेपर का रोल बनाकर गीत के सिर में मार देती है। आउच! ये क्या कर रही हो सिया, मेरे सिर में बहुत तेज लग गई। आ गीत अपना सिर सहला कर बोली। क्या तुम्हें कुछ भी होश नहीं है? यहाँ पर क्या हो रहा था? सिया अपनी कमर पर हाथ रख गुस्से से गीत को घूर कर बोली। क्या क्या हो रहा है से क्या मतलब हुआ तुम्हारा? मैं तो अपने पढ़ने में बिजी थी। खुराना सर ने पहले ही मेरा दिमाग खराब कर दिया था, अब तूने आकर उसे खराब कर दिया। मैं तो बस पढ़ ही रही थी, मारने की क्या जरूरत थी? बोलकर गीत अपना सिर शालाने लगती है। गीती आवाज सुनकर वहां खड़े सभी लोग एक दूसरे को कंफ्यूज होकर देखने लगते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वह सब लोग यहाँ क्यों खड़े हैं और अभी अभी जो उन्होंने नजारा इस गार्डन में देखा था वह उनकी आंखों का वहम था या सच। सभी अपना सर खुजाते हुए वहां से चले जाते हैं। सिया हैरान होकर गीत के पास बैठकर बोली, क्या तुझे सच में कुछ नहीं पता यहाँ क्या हो रहा था? नहीं, मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा था, मैं तो पढ़ने में बिजी थी। बताया तो था, गीत अपनी आंखें छोटी करके सिया से बोली। सिया अपना सिर पीट कर बोली, येलो मैडम की जान अभी जाते जाते बची है और इन्हें कुछ पता ही नहीं है कि क्या हुआ था कि बच्ची, एक ब्लैक कोबरा तुम्हारे पूरे बदन से लिपटा हुआ तुम्हारे मुंह के सामने अपना फन फैलाकर बोल रहा था। गीत, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? यहाँ देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। क्या सच में? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, कोई चीज मेरे ऊपर से रेंग कर चली गई और मुझे पता भी नहीं चला, गीत हैरान होकर बोली। गीत की बात सुनकर सिया का मुंह खुला का खुला रह जाता है। यार, जो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे देखकर तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि वह सब हुआ था, बोलकर सिया खड़ी हो जाती है। गीत सिया को कंफ्यूज होकर देख रही थी, उसे गीत की बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था।
चलते चलते सिया एकदम से रुक जाती है। उसके पैरों के आगे बहुत ही खूबसूरत चमकीला पंख पड़ा हुआ था, जो किसी पंख की तरह न होकर किसी ज्वेलरी जैसा था। किसी हीरे से ज्यादा चमक उसे पत में थी। पंख के अंदर का कलर कॉम्बिनेशन इतना यूनिक था कि उसे बना पाना बहुत रेयर था। सिया गीत को अभी बैठने के लिए बोलकर पूरे गार्डन का चक्कर लगा देती है और उसे जितने भी यूनिक पंख मिलते हैं वह सभी इकट्ठा कर अपने बैग में भर लेती है। सिया अपने बैग को सीने से चिपका कर बोली, आज तो मेरे हाथ में कुबेर का खजाना लग गया। गीत सिया को ऐसे देख रही थी कि मनोज सिया पागल हो चुकी है, उसका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। मुझे ऐसे मुंह फाड़ कर क्या देख रही हो गीत, अब घर नहीं चलना क्या, या फिर तुम्हें पूरा दिन यही कॉलेज में बिताना है? बोलकर सिया चुपचाप आगे चलने लगती है। वहीं कुछ लोग कॉलेज में कुछ बड़े बड़े बॉक्सेस लाकर रख रहे थे। गीत और सिया कॉलेज से बाहर निकलकर अपने लिए ऑटो का वेट करने लगती है। सिया को पता नहीं क्या होता है, वो गीत को अपने हाथों से कसकर पकड़ लेती है। गीत सिया का डरा हुआ फेस देखकर बोली, क्या हुआ सिया, तुम ठीक तो हो? तुम मुझे इतना टाइट पकड़कर क्यों खड़ी हो? अरे मैं ठीक हूँ, वह देखो सामने से ट्रक आ रहा है और मैं उसकी हवा से उड़ गई तो इसलिए मैंने तुम्हें कसके पकड़ा हुआ है। अब ज्यादा भाव मत खाओ, चुपचाप से खड़ी रहो, सिया गीत पर लगभग चढ़ते हुए बोली। ये सुनकर गीत अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन उसकी हंसी छोटे छोटे पैकेट में बाहर आ रही थी। पीछे भी कोई था जो सिया बात सुनकर अपने मुंह पर हाथ रख कर रह रहा था, और वो था अभय। तुम तो मेरी फूंक से ही उड़ जाओगी, अभय ने धीरे से कहा। लेकिन सिया ने सुन लिया था। सिया ने सिर्फ आवाज सुनी थी, उसे यह नहीं पता था कि पीछे अभय खड़ा है। सिया अपने दांत पीसकर गुस्से से बोली, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मुझे फूंक मार के उड़ा दे, उससे पहले ही मैं उसे नर्क के दर्शन न करवा दूं। जब तक सिया पीछे देखती अभय वहां से हटकर गीत के सामने आ चुका था। सिया की पकड़ गुस्से से ढीली हो जाती है। जब ट्रक उसके बगल से निकला तो सिया किसी झंडे की तरह लहर जाती है। ये देख अभय की हंसी छूट जाती है। अभय की हंसी देख गीत की भी हंसी छूट जाती है। तुम लोग कितने जहरी कमीने हो, अपनी दोस्त की ऊपर तुम लोगों का हंसते हुए शर्म नहीं आती? बोलकर सिया से अपने दोनों हाथ बांधकर उन दोनों से मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है। गीता और अभय अपनी हंसी पर बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर सिया को मनाने लग जाते हैं। कुछ ही देर में तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। सिया अभी भी अपना मुंह फुलाकर को ड्राइवर की सीट पर बैठी हुई थी, तो वही गीत और अभय पीछे की सीट पर बैठकर सामने मिरर में सिया का फेस देखकर अपनी हंसी दबा रहे थे। दूसरी तरफ सोनाली डायरेक्टर से मिलने से पहले अपने कमरे में जाकर अपना टच अप कर लेती है, ताकि जब डायरेक्टर उसे देखे तो उसे इम्प्रेस हुए बना ना रह पाए। सोनाली बड़ी विनम्रता से डायरेक्टर को एक संस्कारी बहू की तरह हाथ जोड़कर नमस्कार करती है। डायरेक्टर सोनाली के नेचर से काफी इम्प्रेस होता है। डायरेक्टर के मुंह से एकदम से निकला, परफेक्ट सीन। सोनाली कंफ्यूज होकर डायरेक्टर को देखती है तो डायरेक्टर सोनाली की सारी कंफ्यूजन को दूर करते हुए बोला, मुझे अपनी नई मूवी के लिए एक संस्कारी बहू की तलाश है जो दिखने में मॉडर्न हो लेकिन उसके अंदर संस्कार कूट कूट कर भरे हो। क्या आप मेरी इस मूवी में लीड हीरोइन रोल करना चाहेंगे मिस सोनाली? उद्धरण चिन्ह। डायरेक्टर की बात सुनकर सोनाली के अंदर की डायन नाचने लगती है, लेकिन उसके फेस पर एक भी एक्सप्रेशन ऐसा नहीं आता है जिसे डायरेक्टर पढ़कर उसकी हाँ या ना जान ले। सोनाली बड़ी शालीनता से बोली, सर मूवी में काम करने से पहले मुझे पापा से पूछना पड़ेगा, उनकी परमिशन मिलने के बाद ही मैं आपकी मूवी में काम करने के लिए तैयार रहूंगी। डायरेक्टर सोनाली के ऐसे विचार और उसके हाव भाव एक्सप्रेस देखकर अपनी चॉइस पर अंदर ही अंदर प्राउड फील कर रहा था। कुछ ही देर में सर्वेंट डायरेक्टर के लिए चाय नाश्ता ले आते हैं। चाय का कप उठाते हुए डायरेक्टर ने कहा, ओके टेक योर टाइम बट मुझे कल शाम से पहले बता देना क्योंकि हमें उसके अकॉर्डिंग ही सारी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। जी बिल्कुल सर, मैं आपको कल शाम होने से पहले ही बता दूंगी, सोनाली ने कहा। डायरेक्टर फिल्म के स्क्रिप्ट छोड़कर सोनाली को बाय बोलकर चले जाते हैं। सोनाली फिल्म की स्क्रिप्ट उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और गोल गोल खुशी से झूम जाती है। राजवर्धन को भी डायरेक्टर के आने के बारे में पता था, उसने सोनाली और डायरेक्टर की पूरी बात सुन ली थी। राजवर्धन अपनी अपनी बाहों में सोनाली को भर कर बोला, अब गुस्सा नहीं हो ना, अब खुश हो, इतनी बड़ी फिल्म का ऑफ आया है मेरी जान को, अब देखना मेरी जान पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर छा जाएगी। उद्धरण चिन्ह। सोनाली राजवर्धन को गले लगाकर बोली, हाँ ये तो सच है, अब मेरे दिन आ चुके हैं, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। दूसरी तरफ
कॉलेज के बाहर प्रोफेसर खुराना निकालकर कॉलेज के बगल में बनी एक पतली सी गली में घुस जाते हैं। उस गली में घुसने से पहले प्रोफेसर खुराना अपने चारों तरफ अच्छे से देख लेते हैं कि उन्हें कोई देख तो नहीं रहा। प्रोफेसर खुराना एक कार के पास उसके मिरर को नॉक करते हैं। गाड़ी का मिरर आला होते हैं, प्रोफेसर खुराना बोले। गाड़ी का मिरर नीचे होते ही प्रोफेसर खुराना बोले, आपने जैसा कहा था मैंने उस लड़की के साथ बिल्कुल वैसा किया। अब आप देखना उसका इस कॉलेज में उस लड़की पढ़ना कितना मुश्किल करता हूँ। आप देखना 1-2 दिन में ही वह अपने नाम की टीसी काटाकर घर पर बैठी होगी। उस कार की खिड़की से कुछ नोट की गद्दी बाहर आती है जिसे प्रोफेसर खुराना जल्दी से लेकर अपनी जेब में रख लेते हैं। तुम क्या करते हो क्या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आई वॉन्ट रिजल्ट, ओनली रिजल्ट। उस कार में बैठा आदमी बोलकर वहां से चला जाता है। वही अभय जो हंस रहा था, उसकी हंसी गायब हो जाती है। उसे सिया के ऊपर गुस्सा आने लगता है। उसे सुबह की सारी बातें याद आने लगती है, साथ में वह कॉकरोच भी याद आ जाता है जिसकी वजह से सिया वॉशरूम से बाहर नहीं आ रही थी। सिया अब तुम तैयार हो जाओ कॉकरोच से मिलने के लिए, बोलकर अभय मन ही मन मुस्कुरा देता है। गीत का मन उदास था, उसे प्रोफेसर खुराना का बिहेवियर अभी तक चुभ रहा था। अभय का गीत का हाथ पकड़ लेता है और उसका सिर अपने कंधे पर रख लेता है। अपने हाथों से उसके बालों को सहलाने लगता है। गीत बिना कुछ बोले बस अभय के कंधे पर सिर रखकर बैठी रही है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। गीत किसी बात को लेकर परेशान है। अभय को अच्छे से पता चल रहा था। अभय अपनी कार का पार्टीशन ऑन कर देता है। गीत का चेहरा ऊपर कर उसके होंठों अपने होंठ रख किस करने लग जाता है। गीत अभी अभी लगे शौक से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अभय को देखने लगती है। गीत अभय को धक्का मारकर उसे दूर करने की कोशिश करती है और अपने सामने सिया को देखने की कोशिश करती है, लेकिन सामने तो कोई था ही नहीं। ओ गॉड, ये बिल्ला मौका देखकर मेरा शिकार क्यों करता है, गीत अपने मन में बोला। अभी से खुद को छुड़ने की कोशिश करती है। अभय की पकड़ और भी टाइट गीत के होंठों और कमर पे हो जाती है। अभय एक झटके में गीत को उठाकर अपनी गोदी में बिठा लेता है। गीत के होठों को छोड़ अभय गीत की आंखों में देखकर अपनी एक आंख को विंक कर देता है। गीत अपना मुंह खोल आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगती है। अभय बिना मौका गवाए उसके होठों पर फिर से होठ रख देता है। अभय पूरे पैशन के साथ उसे किस कर रहा था और गीत पूरी शिद्दत से खुद छुड़ाने के लिए अभय पर मुक्के बरसा रही थी, लेकिन उसकी कोई भी चाल उसे अभय से छुड़ा नहीं पा रही थी। गीत पूरी ताकत से एक मुक्का अभय के पेट में जड़ देती है। आओ आह, अभय के मुंह से चीख निकल निकल जाती है और उसकी पकड़ गीत पर से ढीली हो जाती है। गीत जल्दी से अभय के ऊपर से हटकर उसके साइड पर बैठ जाती है। गीत अपने मुक्के को किस करके बोली, मेरे मुक्के से अच्छे अच्छों की आवाज में वापस आ जाती है। अभय उसे हैरानी से देखता रह जाता है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर मजा बहुत आ रहा था, क्योंकि उसने गीत से सुबह उसे इग्नोर करने का बदला ले लिया था। दूसरी तरफ सैम अपने ऑफिस में अपने पीए पर चीख रहा था। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, बट आई वोंट हर नाउ, यू अंडरस्टैंड, नाउ यू कैन लीव, सैम झल्ला कर बोला। सर सर, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, बोलकर जैसे ही समर जाने लगता है, सैम उसे रोक कर बोला, तुम्हें पता है ना उसे लाकर कहाँ रखना है। जी सर, आपके घर पे आऊंगा, समर ने कहा। बेवकूफ, वो क्या कोई मेरी मेहमान है या मेरी होने वाली पत्नी है जो तुम उसे उठाकर मेरे घर लेकर आओगे, उसे मेरे बनाए हुए नर्क में लेकर आना, सैम अपने दांत पीस कर बोला। नरक का नाम सुनकर समर की आंखें फटी की फटी रह जाती है और मन ही मन उसे लड़की के लिए प्रार्थना करने लगता है जिसको सैम पाना चाह रहा था। और गॉड, पता नहीं किस बेचारी की किस्मत खराब है जो इस राक्षस की नजरों में चढ़ गई, बस भगवान उसकी हेल्प करना। अगर तुम यहाँ से अभी के अभी नहीं गए ना तो मैं तुम्हारी बहन को उठवा लूंगा, उस लड़की की सजा मैं तुम्हारी बहन को दूंगा, समझे तुम, सैम चीख कर बोला। जी सर, बोलकर समर वहां से चला जाता है। अरे कोई भी हो, मुझे क्या मतलब, बोलकर समर बाहर चला जाता है। समर को सैम के छोटे भाई से उसकी लड़की की फोटो तो मिल गई थी। टास्क था तो ये कि उस लड़की को इतनी सिक्योरिटी से बाहर कैसे निकाला जाए। अभय और गीत घर पहुंच चुके थे। सिया का मुंह अभी भी फूला हुआ था। सिया को पता नहीं क्या सूझी, उसने गीत का हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया और अपने कमरे में ले गई। अभय तो बस देखता रह गया। थोड़ी देर बाद दोनों फ्रेश होकर बाहर आ गई। शाम का वक्त हो चला था, बाहर मौसम भी बारिश जैसा हो गया था, साथ में ठंडी हवा बह रही थी, को किसी के भी मन को सुकून देने के लिए काफी थी।
गीत, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, कहीं बाहर घूमने चले। सिया बाहर चल रही ठंडी हवा को महसूस कर बोली। उन दोनों के बीच में अभय भी कूद कर आ जाता है। अपने चेस्ट पर दोनों हाथ रहे उनके साथ चलने का इशारा करता है। अभय ने रेड टी शर्ट्स और शॉर्ट्स पहने हुए थे। सिया अभय को इग्नोर कर बोली, गीत, तुम्हें इससे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इससे अच्छा हस्बैंड ढूंढ कर लाऊंगी। गीत सिया के गालों को चूम कर बोली, हाँ, जो तू कहेगी वही करूंगी, तूने मुझे काले बिल्ले का शिकार होने से बचा लिया। दोनों एक दूसरे की बातें सुनकर हंस देती है। तो वही अभय सिया को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा होता है। अभय चुपचाप सिया के पीछे से निकलता है और जोर से उसके बाल पकड़कर खींच देते हैं। आहा आहा हा, दुष्ट बिल्ले, रुको, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, बोलकर सिया अभय के पीछे अपना मुक्का बनाकर दौड़ती है। सामने से मिस्टर बाजवा आ रहे थे तो अभय उनको देखकर रुक जाता है। पापा, अभय बड़े प्यार से बोला। बेटा, बोलकर मिस्टर बाजवा अभय के सिर पर हाथ फेर कर अंदर चले जाते हैं। सिया भी अभय के पास पहुंचकर सबसे पहले अपने मुख्य को चूमती है, पूरी ताकत से अभय में मुक्का मार देती है। मुक्का लगने पर एक बहुत तेज चटकने की आवाज आती है। आई मिम्मी, उन्नू, क्या खाता है ये लड़का, बोलकर लिया अपने हाथ को सहलाने लगती है और उसमें बार बार फूंक मारने लगती है। अभय जल्दी से सिया के हाथ को अपने हाथ में लेकर प्यार से सहलाने लगता है। उसके सहलाने से सिया के हाथ में आराम पड़ता है। गुड बॉय, सिया बड़े प्यार से बोली। आउच, आहे है। सिया की चीख निकल जाती है, क्योंकि अभय ने सिया के हाथ को कसकर दबा दिया था। सिया के हाथ लाल हो गया था, उसका दिल उसके हाथ में आकर धक धक कर रहा था। मिस्टर बाजवा फ्रेश होकर कंफर्टेबल कपड़ों में आ गए थे। सिया दौड़कर उनके पास जाकर गले लग जाती है। पापा, इस लड़के ने मेरा हाथ मोड़ दिया, मेरे बाल भी खींचे और मेरे हाथ की हड्डी भी चटका दी। सुबक सुबक, सिया रोते हुए अभय की तरफ उंगली करके बोली। क्यों अभय, अपनी छोटी बहन को क्यों परेशान कर रहे हो, देखो उसका हाथ कितना लाल हो गया है, अब आप बड़े हो गए हो, जल्दी से सारी बोलो। मिस्टर बाजवा अभय को और नकली गुस्से से डांट लाकर बोले। मिस्टर बाजवा की डांट पड़ने ही अभय अपना सर नीचे कर लेता है और तिरछी नजरों से सिया को देखता है। सिया मिस्टर बाजवा के सीने से लगे हुए अभय को आंखें मटका कर दिखा रही थी और अपनी पतली सी जीभ बाहर निकाल कर अभय को चिढ़ाने लगती है। अभय अपनी आंखें सुकोड़कर सिया को देखता है। पापा, इसने सॉरी नहीं बोला अभी तक, सिया मासूम सा फेस बनाकर बोली। गीत सिया और अभय की नोक झोंक कमरे में कैद कर रही थी। इतनी प्यार भरी लड़ाई उसे फिर कब मिले कुछ नहीं पता था। अभय सिया के पास आकर अपने दोनों कान पकड़कर सॉरी बोल देता है, क्योंकि इन सब का बदला अभय बाद में लेने वाला था। गीत अपना जल्दी से मोबाइल रख सिया के पास जाकर बोली, अब घूमने नहीं चलना क्या, चल आज गो।